तो चलिए दोस्तों, अब जो है आपको हम बता देते हैं कि अब जो है प्राचीन भारत इसमें शुरू कर रहे हैं और ये आपके लिए जो है बीपीएससी लाइब्रेरी हो गया या फिर आप बिहार एसएससी सीजीएल की भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सब में काम आने वाला है। और ऐसा नहीं, बिहार एसएससी या गवर्नमेंट जॉब की भी एसएससी हो या सब में काम आने वाला है। दरोगा से लेकर पुलिस तक के काम आएगा। और शुरू से स्टार्ट करेंगे, इसको दो भाग में हम बांटे हैं और बता दें कि आपके लिए कि एकदम अच्छी तरह से इसको हम समझाएंगे और कहीं इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक एक लाइन आपको आपके लिए बेस्ट रहेगा, एक वन लाइनर मान कर आप चल सकते हैं। तो हिस्ट्री और साइंस में इसको दो भाग में हम बांटे हैं, ठीक है। एक दिन आपका जो है आर्ट्स से आएगा और एक दिन साइंस से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बकवास नहीं करते हैं, प्राचीन भारत से करते हैं। और प्राचीन भारत को यहाँ जो है आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपके लिए ही आसान हो सके। तो आगे ये सब पढ़ लेते हैं। नहीं तो प्राचीन भारत जो हो गया आपका इतिहास, जो एक पुरातात्विक स्रोत है, तीन भाग में बांटा गया, एक साहित्यिक और विदेशी यात्रियों का विवरण। और पुरातात्विक को दो भाग में बांट दिया गया है, धार्मिक और लौकिक। तो आगे हम चलिए पुरातात्विक से यहाँ शुरू करते हैं, उसके के बाद आपका धार्मिक लौकिक होगा, फिर साहित्यिक होगा, विदेशी यात्रियों का फिर विवरण होने वाला है। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, तो अभिलेख के बारे में जानिए, अभिलेख क्या है सब बताते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उल्लिखित है। इसके अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक है, यहाँ आपको याद करना है, ठीक है, जो 300 ईसा पूर्व में लगभग है। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। तो ये दो को आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, इसको एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब सबसे प्राचीन आपका अशोक हो गया और विभाग का जनक हो गए, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक हो गए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख है। और यवन राजदूत हैं ये हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिससे कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। वही बात करें कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सोहगौरा अभिलेख में मिला है। एरन की बात करें, एरन से जो है मध्य प्रदेश में है, ये अभिलेख से प्राप्त वराह भगवान हुनराज तोरमान का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है। वही बात करें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर DR भंडारकर जो है ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। तो ये सब में से 3-4 ही आपको जो है अभिलेख दिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला एरन है आपका, जो मध्य प्रदेश में हुनराज तोमर लेख सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। वही दूसरा दुर्भिक्ष शब्द जो है सर्वप्रथम सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। और आपका हो जाएगा एक हाथी गुफा अभिलेख, जो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख जो हुआ है वो हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो चलिए आगे अब आते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। ऐसे तो अभिलेख तो सब आपको बताएंगे, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, ये सब के बारे में जान लेते हैं, क्या हुआ, कौन सी विशेषताएं हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम जो है आपका 14 अभिलेख है, 14 में से आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद कीजिएगा। ऐसे तो सारे तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अभी चलिए तो महत्वपूर्ण अभिलेख में है तो महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन उसमें से मेन इम्पॉर्टेंट हम आपको बताएंगे। फर्स्ट हाथी गुम्फा आपको लेना है। और सर्वप्रथम ये भी पता है कलिंगराज खारवेल इसके शासक के समय थे, ठीक है, ये सब याद करना है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन जो है वो शासक थे। और सूरदर्शन झील के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, रुद्रदामन जी जो है शासक है। नासिक अभिलेख, नासिक ये गौतमीपुत्र सतकर्णी और सातवाहनों का उपलब्धि है, लेकिन ठीक है तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन दो को आपका जूनागढ़ और हाथी गुम्फा ज़्यादा पूछा है। प्रयाग ये भी सही है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है।
याद रख लीजिएगा इसे। हाँ, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र, सतकर्णी और सातवाहनों की उपलब्धियाँ। प्रयाग में है समुद्रगुप्त, जूनागढ़ में है रुद्रदामन, हाथी गुफा में है कलिंगराज खारवेल। हेहोल भी बहुत पूछा है एप्लीकेशन, द्वितीय ये हेहोल पूछता है। मंदसौर उतनी आई नहीं है लेकिन जान लीजिए। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में, ग्वालियर गढ़ से गुर्जर प्रतिहार, लेकिन ये पूछा नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि आजकल कौन पूछ देगा पता नहीं है, तो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर जो आया उसको कोई ज़रूरी नहीं कि वही है। भितरी एवं जूनागढ़, ये तो आया है। जूनागढ़ जो हो गया आपका, ये स्कंद गुप्त। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, एक यहाँ जूनागढ़, ये गिरनार अभिलेख है, ठीक है, लेकिन ये जूनागढ़ अभिलेख हो गया स्कंद गुप्त। हुनों पर विजय का विवरण। चलिए, यहाँ देवपारा अभिलेख, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ बंगाल शासक के विजय सेन के बारे में, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों का प्रकाशन है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियाँ हैं। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियाँ हैं। ये सब नहीं है। भरूच, हाँ भरूच सही है, भरूच आएगा। और एरन 13 और 14। भरूच है आपका सुंगन रेन शब्द खुदे होने से शुंगों का द्वारा निर्मित है, भरूच है। अवेरन आपका भानुगुप्त सती प्रथा पहला लिखित साक्ष्य। 13 यहाँ जो आपका 9, 10, 11, 12 नहीं है लेकिन 13 याद करना है आपको। भरूच अभिलेख इंपॉर्टेंट हो गया, एरन हो गया आपका, और यहीं हाथी गुम्फा हो गया। जूनागढ़ भी ठीक है, रुद्रदामन वाला, दोनों भी सही है लेकिन याद कर लीजिएगा। हाँ, नासिक तो है नहीं लेकिन जो दिया हुआ है गौतमपुर सतकर्णी आ जाएगा। प्रयागराज, एहोल, मंदसौर नहीं याद कीजिएगा, मंदसौर की कोई जरूरी नहीं है। एहोल आएगा। ग्वालियर है और भितरी एवं जूनागढ़, बस। चलिए, सिक्के के बारे में जानकारी ले लेते हैं क्योंकि इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं लेंगे तो फिर होगा कैसे। सिक्के, तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कास्पन कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु पुडुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रोमन सिक्के अरिकमेडु पुडुचेरी के पास प्राप्त हैं। और उत्तरी भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। और बात करें दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग होता है उसे बेसर शैली कहते हैं। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल जो मूर्तियाँ निर्मित की गई, जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरूच, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन समाज सामान्य के जीवन की अर्थात झांकी मिलती है। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और यशस्वी मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वतता सर्वकालिक है, जिससे कि गुप्तकालीन कलात्मक और तात्कालिक जीवन की झलक मिलती है। चलिए साहित्यिक स्रोत में आते हैं। तो यहाँ आप बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। तो यहाँ वैदिक साहित्य है कि इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि सब आते हैं। वही भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ है छंदों तथा चरणों में से मुक्त यंत्र। वह ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं।
वही बात करें कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे कि पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य भुजा, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही है। अब बात करते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, ये यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधाओं का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्रुवयु कहा जाता है। और ये एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों शैली में है। अहोत्री कहते हैं ऋग्वेद वालों के, ठीक है। और अध्वर्यु हो जाता है आपका यजुर्वेद का। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चलिए सामवेद की यहाँ बात अब कर लेते हैं। सामवेद आपका हो गया, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान और संगीत। इसके मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके मंत्रों को गाने वाला जो है उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। तो आप तीनों जान ही गए, होत्री, अध्रुवयु और ये हो गया उद्गाता। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। और सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अवेद हो गया आपका गंधर्व वेद। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, जैमिनीय तथा रामायणीय, ठीक है। अथर्ववेद में आते हैं। अथर्ववेद आपका हो जाएगा कि अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के पास इसे अथर्ववेद कहा गया तथा इसके दूसरे दृष्टा रचयिता हो गए अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वा गिड्रस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त और 59-87 मंत्र हैं। लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद में उद्धृत हैं। यह भौतिकवादी वेद है और इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू, टोने, टोटके का उल्लेख मिलता है। इस बात करें इसमें कि अथर्ववेद में कि चिकित्सा पद्धति व औषधियों का उल्लेख भी किया गया है। इसके उपवेद शिल्प वेद है और इस वेद में आर्य व अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरियों का राजा कहा गया है और इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कहा जाता है। चलिए ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। ये आप ऋग्वेद सब जान गए होंगे। ये ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। तो इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। और बता दें कि आपको ये सब जो है जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको इतिहास तो कंप्लीट हो गए, लेकिन शुरुआत से जानेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। और ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ। माना कि कमेंट कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा है, लंबा है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना आप शुरुआत से चलेंगे तो याद होगा तो सही रहेगा। माना कि नहीं पूछ भी सकता है ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, लेकिन जानकारी लेने में क्या जा रही है। तो अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते। इतरे में राजभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। तो वही बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब जो हो जाता है आपका सामवेद, अर्थवेद, ये सब क्या हो गया, वेद हो गया। उपवेद, ऋग्वेद के उपवेद हो गया आयुर्वेद, यजुर्वेद के हो गया धनुर्वेद, ठीक है। सामवेद को हो गया गंधर्व वेद और अथर्ववेद को हो गया शिल्प वेद।
उपवेद हैं। इस अब्राह्मण ग्रंथ में कौन आता है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हो गए ऐतरेय, ऐतरेय ज़्यादा आता है, कौशिकी इस सब नहीं आता है। ठीक है, आप ऐतरेय याद रखिएगा तो जान जाएगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया आपका ऐतरेय। शतपथ आएगा यजुर्वेद में, तैतरीय नहीं आता है, तैतरीय ब्राह्मण, लेकिन याद अब कर लिए, आपका दिमाग सही है, याद करने लायक है तो याद कर सकते हैं। मतलब कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन शतपथ ये सब याद रखिए जो बोल रहे हैं, ये सब आता है। सामवेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ है षण्डविंश ब्राह्मण, इसे टांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और गोपथ आपका अथर्ववेद का हो जाएगा। अब वह आरण्यक साहित्य में आते हैं। यहाँ आरण्यक जो हो गया, इसकी रचना जंगलों मतलब अरण्य कहते हैं में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें कि दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं: ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यान्ह, तत्वकार और छांदोग्य। उपनिषद की बात अब कर देते हैं जो 108 है टोटल। तो उपनिषद शाब्दिक अर्थ होता है उप और समीप, तो मतलब निष्ठापूर्वक सद बैठना, तो अर्थात कि दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। और इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है और इसके संबंध दर्शन शास्त्र हैं। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। 12 उपनिषद में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, कौशितकी, बृहदारण्यक, ठीक है, ये सब है। और शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम और नाचिकेता का संबंध है, तो कठोपनिषद के बारे में आप देख लेंगे। बात है कि छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते जो है ना, ये उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का जो है व्यवस्था की गई उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का जो है अष्टांगिक मार्ग उल्लेख है। और बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। चलिए, तो यहाँ वेदांग में अब आते हैं। तो वेदांग क्या है कि वैदिक साहित्य को समझने हेतु तो इसकी रचना 6 वेदांग की: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, ज्योतिष की कुल 14 श्लोक हैं। ये सूत्र की बात करें तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। वैसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है वह कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र को 3 भाग में बांटा गया है। स्रोत सूत्र यह संबंधी नियम है, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ठीक है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अवापस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम बुद्ध सूत्र सबसे प्राचीन है। चलिए अब पुराण की यहाँ बात अब करते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान, और पुराणों की संख्या है 18। और पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। और अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्मा, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्मा पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वही सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें कि राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधी वंश जो है मत्स्य, शुंग, विष्णु, मौर्य वंश, वायु, गुप्त वंश। चलिए यहाँ बात करते हैं स्मृति साहित्य में। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी व जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है। और बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ।
वही टीकाकार भारूची मेधातिथि गोविंदराज और कुल्लू भट्ट, याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराकृत, नारद स्मृति और कात्यायन है। बौद्ध साहित्य में अब बात करते हैं तो नारद स्मृति इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। ठीक है, बौद्ध स्मृति इसमें प्राचीन बौद्ध जो है ग्रंथ त्रिपिटक है, यह पाली भाषा में रचित है। तो ये आपको याद कर लेनी है कि बस सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक और पाली भाषा में है। त्रिपिटक को हमें 3 भाग में बांट देते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, तो चलिए, तो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, त्रिपिटक को। और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। और निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियाँ का संग्रह हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। जैन साहित्य की यहाँ बात अब करते हैं कि जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है, जिसमें कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। और आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। वही बात अब करते हैं भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों का प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। चलिए, लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य की यहाँ बात करते हैं। उसके बाद जो है आपका शुरू होगा खेल। ठीक है, तो मतलब ये आपका एक यात्रियों का विवरण जो होगा ये आपका हो जाएगा। और ये फिर उसका प्राचीन भारत जो आपका अर्ध इतिहास, प्राक इतिहास, मोहनजोदड़ो जो होता है वो आपका शुरू होगा। तो इतना जानकारी ले लेना भी बहुत ज़रूरी है। और बिहार के लिए तैयारी कर रहे हो स्टेट लेवल का, तो इससे तो प्रश्न आते ही हैं, ये फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। विश्व इतिहास हो गया या फिर ये सब आ जाते हैं, लौकिक इतिहास, यही सब पूछता है। तो यहाँ बात है ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। इसकी रचना कौटिल्य ने की। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बात करें कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व काश्मीरी कवि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। ठीक है, संस्कृत जो हो गया आपका साहित्य में सर्वाधिक महत्व किसका, कश्मीरी कवि कलहन रचित है, राजतरंगिणी लिखी गई है। तो इससे भी पूछ लेते हैं कि कश्मीर का जो है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया, तो कवि कलहन के द्वारा। नहीं तो प्रश्न है कि राजतरंगिणी किस राज्य से, ये जो है किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो ये आप कश्मीर से बोल सकते हैं। इसमें 8 सर्ग है जिसे तरंग कहा जाता है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ये एक ज्योतिषी ग्रंथ है, गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि है। ठीक है, इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। बाद अब विदेशी यात्रियों का विवरण यहाँ से शुरू हो जाता है, कर देते हैं और ख़त्म करेंगे, फिर आपके लिए ही सही रहेगा प्राचीन भारत। तो विदेशी यात्रियों का विवरण, तो बात है कि विदेशी यात्रियों को मिलने वाली जानकारी, भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों का एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास में जानने में सहायता मिलेगा। सबसे पहले है यूनानी रोमन लेखक ये, तो इसमें भारतीय स्रोत में हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व में जानकारी में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इससे हमें यूनानी स्रोत का ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रेबो और जस्टिन ने किया है। वही बात करें कि एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने
सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। स्ट्रेबो डियोडोरस प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। टेरियस जो है यह एक ईरानी वाजवैद है। वही हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक हिरोस्ट्रिका है जो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी भारत फ्रांस संबंध में। निरियाकस जो है और अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुल्स ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। वही टॉलमी दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी की जियोग्राफी व पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी। डायनोसियस की बात करें तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस की बात करें तो सीरियाई राजा एंटियोकस वन के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। चलिए मेगास्थनीज आपकी हो जाएगी। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज व संस्कृति में बताया गया है। वही प्लिनी की बात करें तो इसी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, यह लैटिन भाषा में है, जिससे कि भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार, वनस्पतियों और खनिजों का वर्णन है। चलिए चीनी की बात करते हैं। चीनी यात्रियों का विवरण। भारत में आने वाले अधिकांश चीनी बौद्ध मतानुयायी थे। इसके प्रमुख हैं, पहला है फायान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसको बोला गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईसा पूर्व के दरबार में भारत आया ईस्वी में, और 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। फयान तो पूछ लेता है कि फयान जो है किसके दरबार में आए थे, तो ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। और पूछ लेगा कि मेगास्थनीज, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। वही बात अब जो है आपसे ये सब पूछते रहता है और लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सब आपको याद करना। और डायमेकस तो बिंदुसार के दरबार में रहा था, और डायनोसियस ये आपका अशोक के, ठीक है। अब यहाँ बात अब कर लेते हैं, आगे चलते हैं, दिखाते हैं। तो ये सब मत भूलिएगा, जैसे कि डायनोसियस ये हो गया अशोक, डायमेकस ये हो गया बिंदुसार, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, प्लिनी तो प्लिनी यहाँ आए नहीं लगता है। वही बात करें फयान, तो फयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के समय आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आया था और 16 वर्षों तक रहा, और 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। कौन? हेनसांग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यही बात अब करते हैं कि हेनसांग की एक सियूकी नामक प्रसिद्ध है बुक है, और जिसमें एक 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थितियों का जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ही अली इसके द्वारा जो है लिखित हेनसांग की जीवनी से भी हर्षकालिक इतिहास का विवरण, मतलब कि हेली भी हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और मातवान लीन यह हर्ष के समय आया था। इतसिंह, तो इतसिंह ये आपका बता दें कि चीनी यात्री तो है, ये नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत स्थिति का वर्णन किया है। और सुंग यून ये 518 ईस्वी में भारत आया सुंग यून, और 3 वर्षों तक जो है यात्रा की, बौद्ध धर्म की प्राप्ति भी की। चलिए अरब लेखक के बारे में जानते हैं। अल-बरूनी, यहाँ ये तो और अच्छा है। तो अल-बरूनी की बात करें तो यह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी अपनी पुस्तक लिखते हैं तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज इस सब का प्रकाश डाला। तो यहाँ मेन है कि आपका जो किसके शासनकाल में आप कौन सी बुक लिखें, ये तो आपको हम आगे भी बता सकते हैं मोहम्मद गजनवी के, लेकिन अभी जानने में क्या है, ठीक है। तो मैंने कि आए थे ये महमूद गजनवी के साथ आए थे, और इनके बुक का नाम है, पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद और भारत की खोज। सुलेमान की अब बात करते हैं तो ये 9वीं शताब्दी में भारत आए थे। प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में आए थे सुलेमान। अल-मसूदी हो गए 10वीं सदी में, बगदादी यात्री अल-मसूदी भारत आए थे। या राष्ट्रकूट प्रतिहार के शासकों की जानकारी जो है मिलती है, तो अल-मसूदी और सुलेमान। इब्न बतूता ये भी अरबी भाषा में है, वृत्तांत है इनकी पुस्तक यात्रा, ये रेहला कहा जाता है। और दिल्ली पहुंचने वाले प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी
नियुक्त किया था। तो ये पूछ सकता है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे, और दिल्ली का काजी कौन किसने नियुक्त किया है इब्न बतूता को? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अन्य लेखक हैं तारानाथ और मार्को पोलो हैं। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। अब प्राचीन भारत है। अब तो प्राचीन भारत से शुरू करते हैं, जिसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। भाई चलिए प्राचीन भारत में आते हैं। अब यहाँ शुरुआत आपका करते हैं। तो प्राचीन भारत की बात कर परिचय यहाँ दिया हुआ है। तो इतिहास उसी को कहते हैं जो अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देती है, उसे इतिहास कहते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक और आधे ऐतिहासिक में बांट दिया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या आपको मिलेगा कि इसमें पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों से कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है। पुरातात्विक जो है वही आपका रहने वाला है, और यही प्रागैतिहासिक है। प्राग मतलब पुरातात्विक, यहाँ से आप देख लेंगे, पूछ लेता है कभी कभी। आधे ऐतिहासिक में क्या हो जाएगा कि इसमें आपको लेखन कला ये सब के प्रमाण मिलेंगे, लेकिन या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी कोई लिपि समझना कठिन है। लेकिन कुछ आपके जो है लेखन कला ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे प्रमाण, वही आपका आधे ऐतिहासिक हो जाएगा, ठीक है। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक व पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंदर 250 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य काल आता है। पूछ लेता है आधे ऐतिहासिक काल कौन सी ईस्वी में आएगा? तो ये 250 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं। तो ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व के बाद के काल में आता है, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है, जिससे मानव सभ्य बन चुका था। तो ये सब उपलब्ध आपके हैं। तो चलिए इसी के बारे में अब देखते हैं। तो जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये आपका पता है, ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आपको मद्रास में होगा, और विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। तो ये जो है इतिहास, आपको ऐतिहासिक काल में सब आपको जो है जानकारी मिलेगी, लेकिन सब आपका आदि मानव सब इसमें आ जाएगा। तो ये सब कोई ज़रूरी नहीं, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी लेने में क्या जा रहा है। तो ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों या भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और विद्वान का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल में हुआ था। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था जो है 2 भाग हैं, अति नूतन और अद्यतन। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 पूर्व, और अद्यतन युग को आज से 10,000 पूर्व से आरंभ माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांट दिया गया है। तो शुरुआत आप समझ ही रहे होंगे, पुरापाषाण काल को बांटा गया, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल। ये यहाँ से आपका जो है समझिए तो प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। तो ये प्रश्न यहाँ जो है आपका उतनी जानकारी दे दी गई थी, ठीक ठाक थी। शुरुआत इतिहास आपको किया गया, कैसे किया गया ये बता दिया, अधनूतन और अति नूतन। लेकिन मेन अब जो इतिहास आपका बनेगा यहाँ से बनने वाला है। पुरापाषाण काल आप याद कर लीजिए, ये आपका जो है कब से कब तक है, मध्यपाषाण कब से कब तक है, ये सब आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व आपका पुरापाषाण काल आ जाएगा। 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व आपका मध्यपाषाण काल आ जाएगा। वही नवपाषाण काल, या उसको उत्तर ही पाषाण काल बोलते हैं। तो ये आपका जो है 7,000 ईसा पूर्व ले सकते हैं, यहाँ से कर देते हैं। 7,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक जो है ये आपका नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल आएगा। तो पूरा पाषाण काल जानते हैं, 5 लाख ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक की कहानी, पूरा पाषाण काल की कहानी अब जानते हैं। सॉरी 50,000 से 5 लाख से 50,000 से। प्रागैतिहासिक काल का समय यहाँ बोल रहा है। प्रागैतिहासिक काल का समय यहाँ पर 5 लाख से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास जो है प्लाइस्टोसिन या हिमयुग से हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार अखेट शिकार था, और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, विदारणी और गंडासा का उपयोग, जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी
घाटी से मिलते हैं तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा की घाटी से प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले, लेकिन तत्कालिक मानव अखेट का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। ये शिकार जो है द्वारा जानवरों के मांस और फल सब्जियों कंदमूल जीवन जो है जीते थे, ये व्यतीत करते थे। उत्तर पाषाण युग में ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश हुआ। ठीक है, उच्च पुरापाषाण युग में आवाज़ का आविष्कार हुआ, पुरापाषाण काल में ही आपको, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे, लेकिन आग का आविष्कार आपका पुरापाषाण काल में हुआ। चलिए मध्यपाषाण में आते हैं। अब मध्यपाषाण काल में मानव शिकार करने के लिए मछली पकड़कर जो है जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे छोटे हो गए थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। और बता दें कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर जो है मध्यपाषाण में ही मिला। उत्तर प्रदेश के सराय नहार तथा महदहा नामक स्थान में मिला। तो ये आपको पूछ लेगा। एक मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। और पहला मानव अस्थि पंजर आपको जो है ये आपको उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा से मिला है। चलिए नवपाषाण में आते हैं। नवपाषाण में नया कुछ हुआ होगा तो अन्य सब का युग, खाना पीना शुरू हो गया होगा, अन्न हो गया आपका, गाड़ी चलाना, ये सब शुरू किए होंगे नए में। तो नवपाषाण में आते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। जैसे कि नवपाषाण काल में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। जो आज भी कुत्ते पालतू हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कुत्ते जैसे कि गली के कुत्ते गिरफ्तार होते जा रहे हैं, जेल में नहीं परंतु कहीं और। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास? वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल, प्राचीन बस्ती पाकिस्तान कुत्ता का देख सकते हैं शब्द जोड़ा है, मत जोड़िएगा आप लोग, कोई बात नहीं, में स्थित बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में है। ठीक है, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग खास तौर पे गेहूं, जौ और रुई का उपजाते रहते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट है। इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा में चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए एक बताइएगा कि चावल उगाने का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिलता है, कमेंट में करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे, जैसे कि वे गाय, बैल, बकरी पालते थे और साथ ही साथ कुत्ता पालतू हैं ही। इस युग में पैलिसदार पाषाण उपकरणों मतलब हथियारों का उपयोग करने लगे हैं। कैसे करने लगे? हथियारों का, हथियार मतलब बताते हैं, जैसे कि पत्थर के कुल्हाड़ी बनाने लगे हैं, लकड़ी से सामान बनाने लगे हैं, मतलब इसमें दिमाग आ चुका है आदमी लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब सॉरी पॉइंट बाय पॉइंट। चलिए अब ताम्रपाषाण काल का बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले याद रखिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये बात बनी कि यहाँ कब्रों में कुत्तों के मारी के साथ दफनाया जाता था, और यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन भी नवपाषाण काल में ही हुए और पहियों का प्रयोग भी हुआ। ताम्रपाषाण काल बता दें तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और देश के ऐसे भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन या नदियाँ थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, उसके द्वारा बनाए जाने वाले औजार थे कुल्हाड़ी थे। भारत में इस अवस्था में संबंध में स्थल दक्षिणी पूर्वी स्थान राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए हैं। राजस्थान में आहर और गिलुंड में उत्खनन हुआ है जो बनास घाटी से सूखे भागों में है। और इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इमाम गांव, और यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। ठीक है, तो अब चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में अब आते हैं। ये काफ़ी है इतना, आप
प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताम्रपास आसानी होगी। सबसे प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम आपको MCQ भी करवाएंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप कितने पढ़े हैं, याद है कि नहीं, वो उससे हो जाएगा आपका कंफर्म। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आते हैं अब। तो सिंधु घाटी सभ्यता में की बात करें तो यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम सभ्यता से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन। सारगौन अभिलेख में जो है सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण जो है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो चलिए, ऐसे तो ये NCERT सारे बुक में अलग अलग हैं, आप ये देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए सर जॉन मार्शल ने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त किया था। तो पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए किसने दयाराम साहनी को जो है 1921 में उत्खनन के लिए नियुक्त किया, तो वो किए थे सर जॉन मार्शल ने। वही बात करें 1924 में सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने की घोषणा की। और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है क्षेत्रफल के अनुसार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार है। तो थोड़ा चौहद्दी जान लेते हैं और त्रिभुजाकार है, ये आप ध्यान दीजिएगा। माना कि आप यहाँ आपका हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर चिनाब नदी है, ठीक है। दक्षिण में MP दैमाबाद महाराष्ट्र है और परवरा नदी है। वही पूरब में आलमगीरपुर हो गया, UP में बनता है, हिंडन नदी है। और बलूचिस्तान पश्चिम में है आपका दास्तक नदी है। सुतगीर रोड। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपनी परिपक्व अवस्था में आई है। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात में हैं, लगभग 200 हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन जो 1921 में हुआ, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी जो है 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। ये आप जो है ध्यान दीजिएगा, 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई हड़प्पा के टीलों की जानकारी। और हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए हैं। एक पूर्वी टीला नगर आवासीय और टीला है, और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता है। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला, ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछ लेता है कहाँ से क्या मिला है, ठीक है। स्वास्तिक का निशान हड़प्पा से मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियों प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे हड़प्पा में, लेकिन भगवान की मूर्ति मिली, स्वास्तिक मिला। यहाँ जो है 6 की 2 पंक्तियाँ में कुल 12 अन्नागार मिले हैं, जिसके कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है हड़प्पा से, और जिसे उर्वरता की देवी भी माना जाता है। यह एक आयताकार मुहर थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, और इसमें सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी के है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला पूछ लेगा। इसका जो है सर्वप्रथम उत्खनन करता 1922 में राखलदास बनर्जी के, तो 21 में दयाराम साहनी हड़प्पा के किए थे। इसे सिंध के बाग या नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह वृषभ युक्त मुद्रा जो है प्राप्त हुई, मुद्रा वृषभ है। और स्नानागार जो है यहाँ सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है
और मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है, ठीक है, जो एक आयताकार है जलाशय है। ये 11.88 मीटर लंबा है और 60.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 जो है गहरा है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई है। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के 6 कक्ष बने हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी हुई है। वह नग्न अवस्था में थी, ठीक है, और इसके एक हाथ में चूड़ियाँ भी जो है पहन रखी थी। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता को ये सब आप ध्यान दीजिए, कहाँ से, दाएं से बाईं ओर। दाएं से बाईं ओर मतलब कि ऐसे लिखाता है ना, लेकिन वो ऐसे लिखाता था। और इसको क्या कहते थे लिपि को, तो गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी भी पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। इस जिसके सर ग्रिड प्रणाली के पास बसे हुए हैं और सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती है। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे मुख्य दरबार पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते हैं। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती थी। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिसे आद्य शिव 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपति नाम कहा। यहाँ आप एक पिग्गट महोदय जी को देख रहे होंगे, तो ये इतिहासकार हैं। पिग्गट जी ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जो है ना बोले थे सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहे थे। सिंधु सभ्यता में जो है मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली थी जिससे आदि शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा था। ये सब आपको याद हो गया होगा। लोथल नगर के एक उत्खननकर्ता एस.आर. राव, जैन रंगनाथन राव जिनको बोलते हैं, यह एक व्यापारिक नगर था। 1957 ईस्वी में खोज किए थे लोथल, ठीक है। कौन कहते हैं, तो एस.आर. राव। आगे आपको आराम से बनाया गया है, पैराग्राफ जैसा है। यहाँ से गोदीवारा मिलता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल नगर पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से जो है मिले हैं। और चन्नू दरोह का उत्खनन जो 1935 में मैके ने किया था, और बताएं तो इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की। बात करें कि एक औद्योगिक नगरी थी। यहाँ के से मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ कुत्तों का बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हैं। नारी सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिलता है। यहाँ से झूकर झांकर संस्कृति अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक झोपड़ी जिसमें कि 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों के शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। और यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्य देखते हैं, क्योंकि जानना भी जरूरी है। तो अन्य साक्ष्य आपके जो हैं शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, अलंकृत कपास की खेती, ऊँट की अस्थियाँ, भूकंप के साक्ष्य, वर्ष में 2 फसल उगाने का साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। कालीबंगन में शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ थी: पूर्ण समाधि, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। नेक्स्ट है धौलावीरा, गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीन और विशाल नगर है। यह स्थल अपनी अद्भुत नगर योजना, दुर्ग प्राचीर तथा अति विशिष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर है। धौलावीरा एक
हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 1920 में 1920 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। वही 27 जुलाई 2021 में यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले, यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए और पॉलिश युक्त सूचना पट्ट भी मिला, मतलब नोटिस बोर्ड भी मिला। सुरकोतरा जो है गुजरात में स्थित है। सुरकोटरा से हमें घोड़े की अस्थियाँ मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। रंगपुर की यहाँ आप बात कर लेते हैं। तो रंगपुर स्थल गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ से हमें चावल के दाने का साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्णों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, व्यापार, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले हैं, क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे, ये कांच से तांबा प्लस स्टील का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जवाहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। और बात करें कि सिंधु सभ्यता की बात है कि मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षी की लड़ाई सब जो है देखते थे। शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना इसके प्रिय खेल थे। ये सभी पूछ लिया जाता है। और वह सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान व योग का भी ज्ञान था। यहाँ से ज़्यादातर मोहरें सैल खड़ी की बनी होती है, ये पूछ लेता है। आयताकार आकृति की बनी हुई है। मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज़्यादा वाली आकृति। पशुओं में कुंबर वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था। मिट्टी की मूर्तियाँ आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो टेराकोटा पद्धति है कहलाती है। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल और रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन भी होता था। सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, जो व्यापार वस्तु विनिमय में किया जाता था। चलिए विदेशी व्यापार ये सब जानते हैं। तो वस्तुएं थी टीन अफ़गान ईरान में चली थी, विदेशी व्यापार था। सब तांबा का था खेतरी बलूचिस्तान ओमान, गोमेद था सौराष्ट्र में, चांदी अफ़गानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफ़गान और सीसा था ईरान और राजस्थान। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, तो पतन का कारण आपका हो जाएगा गार्डन चाइल्ड हुआ, मार्टिमर व्हीलर, आर्यों का आक्रमण हुआ, बाढ़ आया, ये सर इतिहासकार ये सब लिखे हैं, बोले हैं। प्रशासनिक शिथिलता थी, सर जॉन मार्शल के द्वारा जलवायु परिवर्तन, अमला नंद घोष, ये सब है, लेकिन आता नहीं एग्जाम में, लेकिन जानकारी के लिए है। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यतः प्रारंभिक जानकारी, तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। ये तो आपको जानकारी दी है, लेकिन शॉर्ट में ये जान लीजिए, याद होगा ईस्वी भी। 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की सर्वे किया। 56 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्हें अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा सर्वे किया था। 61 में पुरातत्व ASI की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI जनक कहा जाता था। 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया था। 22 में क्या हुआ कि सर जॉन मार्शल ने राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया, और 24 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। तो चलिए अब ये जान लेते हैं इसके बारे में कि अब उत्खनन करता कौन है, खोज करता कौन है, कहाँ है आपका ये प्रमुख स्थल कहाँ है, और कब इसकी खोज हुई, और किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अब ये मेन आपका पॉइंट हो गया। तो ऐसे कर देते हैं ताकि आपके लिए ही आसान हो। हड़प्पा की बात अब करते हैं। तो हड़प्पा स्थल ये पाक के पंजाब प्रांत साहिवाला ज़िले में, ऐसे पाक में आप बोल सकते हैं। ठीक है। और वही बात करें
तो हड़प्पा की खोजकर्ता थे दयाराम शाह ने 1921 में खोजे थे। और बात करें तो रावी नदी के किनारे ये है। मोहनजोदड़ो की यहाँ बात कर लेते हैं, तो आपके लिए कर देते हैं ये। मोहनजोदड़ो पाक में ही है, लड़काना ज़िले में, सिंध प्रांत में वो। और हड़प्पा पंजाब प्रांत में था। पंजाब एक पाकिस्तान में भी है ना, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो है पाक में ही, सिंध प्रांत में। और लोथल आपका गुजरात में है, अहमदाबाद ज़िला में। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी 1922 में ही किए थे इसकी खोज। और गुजरात में जो है अहमदाबाद ज़िले में लोथल है, इसके एस.आर. राव जी किए थे 1953-34 में खोज किए थे। अब बात करें कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, अब भोगवा नदी पर आपका है लोथल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट करने के बाद जो वैदिक सभ्यता होगी अगले वीडियो में रहेगा, तो इसको जो है इसी को समाप्त कर देते हैं। चलिए धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में जेपी जोशी इसके खोजकर्ता रहे हैं, और अरविंद विष्ट रहे हैं, लूनी नदी पर है। चन्हू पाक के सिंध प्रांत में है। मैके और एमजी मजूमदार ये पूछता है, एमजी मजूमदार 1931 में किए थे खोज, और सिंधु नदी पर है। सूर्य कोतरा आपके कच्छ गुजरात में है। जगपति जोशी किए थे 1975 में, और भोगवा नदी पर है। रंगपुर आपका कठियावाड़ जिला गुजरात में है। रंगनाथ राव जी इसकी खोज करता है, 1953-54 में किए थे। मादर नदी है। कालीबंगा हनुमान नगर जिला राजस्थान में है। कालीबंगा जो इसके खोज किए थे आपके अमलानंद घोष या बीबी लाल, ये बीके थापर, घग्गर नदी पर है। कोतडीजी ये सिंध प्रांत खैरपुर में है। फजल अहमद खोजकर्ता 1953 में किए, सिंधु घाटी सिंधु नदी है। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में है। यगदत्त शर्मा जी खोज किए थे 1953-56 में, हिंड नदी है। दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जिसके खोज किए थे एस.आर. राव, नहीं तो एम.एन. देशपांडे किए थे। परवरा नदी पर है, और 1958 में खोजी थी। एस.आर. राव 1975 में किए थे, और ऐसे एम.एन. देशपांडे 1958 में किए थे। सुतकांगी डोर ये पाकिस्तान के मकरान ज़िले में है, और इन स्टाइल किए थे दास्क नदी किनारे। रोपर ज़िला पंजाब में है। यगदत्त शर्मा जो है इसके खोज किए थे 1953 में, सतलज नदी पे। बनवाली हिसार में है, हरियाणा में है। रविंद्र विष्ट की इसकी खोज करता है, रंगोई नदी पर है। सुलकाह बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेर्स के 1962 में खोज, सादी कौर है। वही बात करें राखी गढ़ी आपका हो जाएगा हिसार जिला, और देसलपुर आपका कच्छ गुजरात में है। कुनाल हरियाणा में है। ये सब नहीं पूछेगा, ज़्यादा याद करना इसका जान लीजिए। रोजदी सौराष्ट्र गुजरात में। मित्ताथल भिवानी हरियाणा में है, और मांडा जम्मू कश्मीर में है। जेपी जोशी इसके खोजकर्ता 1976 में किए थे, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, ये काफ़ी इतना रहता है। चलिए वन लाइन और जानते हैं, और ये प्राप्त वस्तुएं खोज के बारे में जानने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं। हड़प्पा 833 काब्रिस्तान विदेशी की ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि ये लतारी पढ़ते गए, ये ज़रूरी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, इतना आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कहाँ क्या मिला इसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। हड़प्पा में क्या है, R33 कब्रिस्तान मिला, विदेशी की कब्र मिला, इक्का गाड़ी, संगाल पेटिकाई, सब याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में स्नानागार तो ठीक है, लेकिन यहाँ जलापूर्ति के लिए कुआं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। लोथल में हाथी दांत का पैमाने, घोड़े की मूर्तियाँ, फारस की मोहर, शतरंज की साक्ष्य। धौलावीरा में नगर 3 भागों में विभक्त हैं, पूर्व, मध्य और पश्चिम। चन्हूदरो अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक और वक्राकार ईंटें मिले। सूर्यकोतड़ा में घोड़े की हड्डियाँ मिली। रंगपुर में धान जो है चावल भूसी के ढेर मिले, कच्चे ईंटों के दुर्ग मिले। चलिए कालीबंगा में बात करें तो बेलनाकार मोहरे, हल के निशान और ईंटों का प्रयोग, युगल समाधियाँ मिली। कोटडीजी में जो है कांस्य की मूर्तियाँ, धातु के उपकरण मिले। आलमगीरपुर में सिरेमिक उत्पाद और मृद भांड की मूर्तियाँ। दयामाबाद में धातु का रथ मिला। सुतकांगेडोर में तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की अस्थि हुई, राख से भरा बर्तन मिला। सुतकांगेडोर में रोपर में कृषि, गेहूं, चावल के साक्ष्य मिले।
बनवाली में तिल व सरसों का ढेर मिला। अच्छे किस्म के जो सड़क व नलियों के अवशेष, सेलखड़ी व पकाई मिट्टी के मोहरे ये सब मिले। सोतका परिपक्व वस्ती व विलासिता के सामान व्यापार। राखी गढ़ी में चबूतरों पर बनी अग्निवेदी मिट्टी के मनके मिले। देसलपुर में विशाल दीवारों वाला भवन। कुनाल चांदी के 2 मुकुट, रोजदी मुकुट, गेहूं के साक्ष, मिताथल चांदी के आभूषण व बर्तन। और बनवाली में जौ एवं मिट्टी के हल की आकृति मिले। ठीक है, तो अब आते हैं वैदिक सभ्यता, जो अगले बात में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।